मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया गया। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई, जबकि बिल को मुतलका कमेटी को भिजवा दिया गया है। विफाकी वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायसल साहब तोसी नहीं लेना चाहते और बार बार उनकी तोसी से मुतालिक बात करना गैर जरूरी है। एहतसाब अदालत ने नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज कौमी असम्बली का भी इजलास हुआ है और सेनेट के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल भी पेश कर दिया गया है। वो देखें अब क्या उसमें होता है, क्योंकि एक ज़ाहिर जजेस तो कम हैं जी, उनको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उनका ख्याल ये है कि इसकी टाइमिंग्स के ऊपर उनको इतराज़ है कि ये टाइमिंग्स, लेकिन ये है कि अब मजमूई अदालती रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मुल्क में, मजमूई तौर पे। अब वो जजों की तादाद बढ़ाने से होते हैं अदालती रिफॉर्म्स, या रिफॉर्म्स का कोई और तरीक़ाकार भी होना चाहिए उसके अलावा। तो ये सारी बातें जो हैं ये अब ज़ेर बहस हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये सियासत हो रही है, और सियासत भी क्या, बस एक हंगामा राइसी है मुल्क में, और उसको मैन मेड क्राइसिस है। और देखें ये सिस्टम कितने दिन जो है, ये अरेंजमेंट, ये सिस्टम, ये जो भी है, क्योंकि इकॉनमी और सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी और रीजनल इवेंट्स में बहुत तेज़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी अर्सा पहले कि जो इंटरनल टर्मोइल है वो अब बाहर के जो खित्ते के और हमारे आसपास के मामलात हैं उन पर असरअंदाज होने लगा, यानी फॉरेन पॉलिसी पे, और इसको इंटरनल मैनेजमेंट क्राइसिस को जल्द ख़त्म करें। अच्छा, बहुत अहम इवेंट्स हैं, और मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना कि ये, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे एक तारीख लिखी जा रही है, ये भी हो सकता है कि आगे जाके कभी ये जिक्र हो कि जी ये भी एक बड़ी जंग थी, और ये बड़ी जंग में हर मुल्क छोटे छोटे अपने मसाइल में केओस में पड़ा फंसा हुआ था, वो देख नहीं रहा था कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, या बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहा था। लेकिन ये कि बहुत सारा केओस, बहुत सारी छोटी छोटी जंगें और हंगामे और अफरा तफरी, और ये हिस्तरातस के नाम से एक तंजीम है मज़दूरों की, और ये इसराइल में ये तंजीम काम करती है। हिस्तरातस, और उसकी अपील पे बहुत बड़े मुजाहरे इसराइल में आज हुए, और वो इंडेफिनेट होने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले अदालत ने हुक्म दिया कि मकामी वक्त के मुताबिक ये 2:30 बजे दोपहर को बंद कर दिए जाएँ। हज़ारों की तादाद में, या शायद लाखों, जो भी उसकी नंबर्स को, लेकिन ये सबसे बड़े मुजाहरे थे 7 अक्टूबर के बाद, और ये जंग बंदी के लिए हो रहे थे कि ये जो 6 रमालियों की लाशें मिली हैं रफ़ा से, उसके बाद ये दबाव शदीद तर हो गया नेतन्याहू पे कि वो जो है वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी फ़ौज रखने की शर्त के ऊपर तमाम उसने इसराइल की सिक्योरिटी को, और जो ये रमाली हमास के पास हैं, और जो बाकी जो मामलात आगे बढ़ रहे थे सीज़फायर की, जंगबंदी, और ख़ित्ता पूरा उसको एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। तो ये जो मज़दूर हैं इस तरह तो वैसे तो हम कह सकते हैं ना कि ये जी बड़े ठीक है भाई, मज़दूरों की अपील के ऊपर ये हुई हड़ताल, और लेकिन ये जो मज़दूरों की तंजीम है इसराइल की, ये उनकी तारीख़, इसराइल की तारीख़, और आज भी उनकी फ़ैसला साजी के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये मज़दूर जो हैं, ये जो तंजीम है मज़दूरों की। और इसको जो है वो जनरल फेडरेशन ऑफ जो लेबर है, और इसको वहाँ की तारीख़ में एक बहुत अहम इसका किरदार है। ये 1920 में बनी थी, 1920 में, यानी इसराइली रियासत के क़याम से तकरीबन कोई 28 साल पहले।
और ये जो है ये उस वक्त बनी थी जब ये मैंडेटरी पैलेस्टाइन था, और एक धोखा और एक अजब किस्म का खेल हुआ था। और वो ये हुआ था कि यहाँ से शरीफ मक्का हुसैन बिन अली जो थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उनकी जो है वो बरतानिया के साथ उन्होंने कहा कि एक अरब मुल्कों, एक बड़ा अरब मुल्क होना चाहिए, मैं जिसका खलीफा हूँ या बादशाह हूँ, और बरतानिया हमारी मदद करे तो हम सल्तनत उस्मानिया का तख्ता उलट देते हैं। अब जिस शख्सियत से उनके मुज़ाकरात हो रहे थे बरतानिया के, ज़ाहिर है कि वो शख्सियत भी तारीख़ में एक बड़ा उसका अहम रोल है, और वो हैं सर हेनरी मैकमोहन। ये सर हेनरी मैकमोहन जो हैं, इनको जितना अरब दुनिया जानती है उतना ही इनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बड़े सग़ीर के लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये 1880 की दिहाई में ये यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बरतानवी हिंदुस्तान था, यहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी। और इन्होंने पहले तो यहाँ पर रहे, और उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट दो ऐसे मामला थे जिसमें इनका नाम आता है। एक तो ये है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और उस वक्त तो हिंदुस्तान का NWFP सूबा था ना, ये बाद में तो अभी इसको कुछ अर्से पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इसको खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया और बड़ा ज़बरदस्त ये काम हुआ। लेकिन ये NWFP और अफ़गानिस्तान के यानी बरतानवी हिंदुस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन के अंदर भी इनका एक रोल था। और फिर ये वही मैकमोहन है जिन्होंने एक शिमला कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बरतानिया, तिब्बत और चीन के नुमाइंदे मौजूद थे। यानी बरतानिया हिंदुस्तान था ना, हिंदुस्तान तो बरतानिया था, तो हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत थी कि इन हिंदुस्तान की बिहाफ पे सर मैकमोहन बैठे थे, और जो चाइना था और तिब्बत था, और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये वो मैकमोहन थे जिनकी वजह से वो मैकमोहन लाइन बनी जो आगे जाके आज तक एक तनाज़े का सबब है। LAC तो कभी थी नहीं, कोई बॉर्डर भी डिफाइन नहीं हुए, तो वो आज तक जो एक मामला भारत और चीन के दरमियान है वो भी, उसमें भी मैकमोहन है। फिर यहाँ से इनकी पोस्टिंग हो गई इजिप्ट, और ये इजिप्ट गए और वहाँ जाकर फिर इन्होंने जो है वो वहाँ पर जो सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जो TW लॉरेंस और ये सारा था, तो वो रिपोर्टिंग हो रही थी पूरी की पूरी इनको मौसूफ़ को। और ये हेनरी जो मैकमोहन थे वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद इन्होंने शरीफ मक्का के साथ ख़त व किताबत की 1915 और 16 में। अच्छा, ये बड़ी तारीख़ का हिस्सा है ये जो ख़तूत है ना, अगर हम इसकी स्लाइड दिखा सकें फर्स्ट, तो ये बड़ा हिस्सा है ये फर्स्ट और सेकंड स्लाइड। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, ये पहले जो है उसने ख़त लिखा, उन्होंने ख़त लिखा शरीफ मक्का ने। उन्होंने कहा कि जी आप एक अरब जो है यहाँ पर बड़ी रियासत कायम करेंगे। 4 खतूत आगे पीछे गए, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल हम करते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि इसी दौरान जो है वो स्काई पीकॉक मुआहदा भी हो रहा था बरतानिया का फ्रांस के साथ। एक तरफ इनको लारा लगाया हुआ था कि जी आपको हम पूरा का पूरा अरब दे देंगे हिस्सा, तभी तो उन्होंने बगावत की थी सल्तनत उस्मानी के ख़िलाफ़। अच्छा, बाद में क्या हुआ शरीफ मक्का के साथ वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि ये यहाँ पे क्या हुआ। तो ये पहले तो ये शरीफ मक्का के साथ गड़बड़ हो गई, क्यों, और साथ ही बल्फोर डिक्लेरेशन आ गया, साथ ही जो है वो यानी ये ऐलान हो गया कि इसराइल को बुलाना है, इस खित्ते में आबाद करना है यहूदियों को। और वो ये जो ख़त व किताबत हुई थी जिसके नतीजे में शरीफ मक्का ने बगावत की थी, वो ये थी कि ये पूरा जो इलाका है ये एक जो है ये इलाका बड़ा अरब मुल्क होगा और जिसमें वो अरब बादशाह होंगे। तो वो आखिर में तो खैर जलावतनी में उनका इंतकाल हुआ, तो अरब उसके तो हिस्से हो गए, क्योंकि वो जो फ्रांस और बरतानिया के दरमियान तकसीम हो गया ये इलाका।
तो ये मैंडेटरी पैलेस्टाइन जो था, ये वो इलाका था 1920 में जो बरतानिया के पास था, और यहाँ पर फिर ये मजदूरों की तंजीम बनी। इसने फिर बाहर से जो यहूदी आके आबाद हो रहे थे उनकी आबादकारी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मजदूर थे ये। और फिर इन्होंने जो है वो जब जाहिर है कि वहाँ पे कहाँ पे काश्तकार हैं, कहाँ पे नहीं हैं, कहाँ पे कौन से गांव हैं, कहाँ आबाद होना है, कौन सी जगह, तो ये जो कि मजदूर थे, तो इसलिए इन्होंने इनका वो जो तरक्की में एक रोल है या बनाने में एक रोल है इसराइल के, और बाहर से जो आ रहे थे लोग उनको सेटल करवाने में, और अभी भी जो सेटलर्स हैं या जहाँ पे तामीर हो रही होती है तो सारा इनके पास ही होता है कि भाई ये ठेका वो ठेका, उधर जाके घर बनाओ ये बनाओ। इन्होंने जब हड़ताल कर दी तो इनका सिर्फ एक मजदूर तंजीम का रोल नहीं है, बल्कि ये एक तरह से मेमार भी शुमार होते हैं रियासत इसराइल के। इन्होंने हड़ताल की हुई आज। अच्छा, इसी दौरान जो है वो अब वहाँ पर वो कैमिला हैरिस जहाँ जहाँ जा रही हैं और जहाँ पे सदारती मुहिम है, तो वहाँ पर सवाल हो रहे हैं कि भाई ये पीछे ये हो क्या रहा है, वो जो बाकी जो होस्टेजेस हैं उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो पता चला कि जंगबंदी इधर पीछे रुक गई है। क्यों रुकी है? कभी हमास को कोसते, हमास कहते हैं हमने क्या किया भाई, आप वो करें ना जो बाइडेन ने ऐलान किया था मई के अंदर, तो बाइडेन उसके ऊपर क्यों नहीं करते? बाइडेन साहब को छुट्टी से वापस आना पड़ गया। ये जो 6 वो तो छुट्टियों पे थे, वो रेस्ट कर रहे थे वो, या उधर से रन कर रहे थे अपना ऑफिस, तो वो वापस आके उन्होंने फिर वो ये रोमालियों से बात की, फिर कुछ और उनके ख़ानदानों से बात की जो हैं, और उसके बाद जो है वो उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर सारा मलबा डाला। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो है वो इसमें नाकामी जो हुई है सीज़ फायर की, उसमें नेतन्याहू जिम्मेदार है। और फिर जो है वो वहाँ पर एक आखिर में आखिरी बात आई है कि अब एक फिर कोशिश हो रही है, जिसको वॉशिंगटन पोस्ट ये कोट कर रहा है कि फोर्थ यूएस प्लान्स टू प्रेजेंट टेक इट और लीव इट इसराइल गजा सीज फायर डील सून, दोबारा पेश करेगा अमेरिका। लेकिन उसमें यह है कि वो ये कहेंगे, इसमें बात यह है सारी कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अगर अब ये नहीं हुआ तो हम इससे अलग हो जाएंगे, और फिर उसके बाद यानी इस पूरे माहदे से और ये सीज़ फायर से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद क्या होगा, क्योंकि उधर हूतीज़ ने फिर अटैक किया है 2 गालिबन शिप्स के ऊपर, तो उधर वो मामला ख़राब हो रहा है बहरे अहमर में। इन्होंने कहा है कि अभी भी बात चल रही है, तो ये अब अगर बात चल रही है और अभी भी मुज़ाहरे, अभी भी यानी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं दोबारा, जिसमें मिस्र और कतर और अमेरिकन्स और इसराइल के लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये वहाँ पर नेतन्याहू का सर्वाइवल है। नेतन्याहू भी एक समझ लें कि आने वाले दिनों का ज़ेलेंस्की होगा, ठीक है, अंडर द बस। वो किस सूरत में होगा मैं नहीं जानता, अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है ना वो अब यानी जो वाक़यात हैं वो एक ऐसे रुख पे जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ वही होने वाला है जो कि ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, वो छेड़खानी करके। अच्छा, अब एक तो ये मामला वहाँ पे उलझ रहा है, और देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। वो उधर वेस्ट बैंक पोलियो के दरमियान रोकना है, वो पोलियो बच्चा पोलियो फैल गई है, एक कत्लेआम हो रहा है सारा। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा है डोंबास ओब्लास्ट, ठीक है ना, ओब्लास्ट वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है, और डोंबास उसके अंदर है, और फिर उसका जो एक बड़ा इलाका है वो निकल गया है तेज़ी के साथ ज़ेलेंस्की के हाथ से, और जो कीव है उसके ऊपर इस वक्त आप समझें जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त मिसाइल्स की बारिश हो रही है। अच्छा, और इसमें जो कर्स का इलाका है तो उसके बारे में प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ एक जुमला कहा है, और उसके बाद वो मतलब, लेकिन जो तास ने खबर लगाई वो एक सेंटेंस है, यूक्रेन विल लूज इन कर्स। 6th स्लाइड। अच्छा, और इसमें जो इशू है वो ये है कि जो ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ और मैं दोबारा ही अच्छा, पुतिन बाय द वे पहुँच गए हैं वहाँ पे मंगोलिया लैंड हो गए हैं, और मंगोलिया से इशू ये है कि इन्होंने आईसीसी के ऊपर मंगोलिया ने साइन किए हुए हैं, लेकिन वो पहुँच गए हैं, वो यानी वारंट तो निकले हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मंगोलिया बड़ा वहाँ पे रेड कारपेट पुतिन के लिए है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि अब इसमें ये अगर इलाका निकल जाता है,
जो हम कई दिनों से इस बात की तरफ बात ये कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं सबको कि अगर ये जो शहर हैं, ये अगर शहर निकल गया पोक्रोस का, अगर हम फर्स्ट उसमें देखें यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि ये एक डिमिनो इफेक्ट होगा और बाकी दोनबास जो है वो भी तकरीबन, मतलब फिर एक होता है ना हाउस ऑफ कार्ड की तरह, चेन रिएक्शन है, एक के बाद दूसरे शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, और ये फ़ौजें जो हैं ये बिल्कुल दस्तक दे रही हैं इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों तक। और ये जो ख़ुद अब जो अमेरिकन मीडिया है वो भी जो है, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ी एक ख़बर लगाई हुई है, 7 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, विद रशिया ऑन इट्स डोर स्टेप यूक्रेनियन टाउन पैक्स इट्स बैग्स। अच्छा जी, यूक्रेन गैम्बल्ड दैट इट्स मूव इनटू रशिया वुड ड्रॉ मॉस्कोज फोर्सेस अवे फ्रॉम द टाउन ऑफ पोक्रोस। इट डिडंट हैपन एंड नाउ रिजाइंड रेजिडेंट्स आर एवेक्यूएटिंग डेली। हज़ारों की तादाद में हर रोज़ छोड़ रहे हैं लोग, और लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन से लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गैम्बलिंग थी कि वो ऊपर जाके और अटैक्स करेंगे, और वो एक F-16 गिर गया बीच में उनके, वो उसके बारे में भी रशिया ने नहीं कहा कि हमने गिराया है, ये अमेरिकन मीडिया ने कहा कि रशियन मिसाइल गिरा है, वो अब उसका मलबा किधर है, वो जो भी है वो पायलट की मतलब एक अजीब व गरीब सा एक माहौल बना हुआ है वहाँ। लेकिन बात यह है कि अगर ये शहर गिर गया, जो कि वेस्टर्न मीडिया आज क्लेम कर रहा है कि वो शहर गिर गया है या गिरने जा रहा है, तो बात यह है कि ये मैं रेडियो फ्री यूरोप को अगर कोट करूं 8 स्लाइड की, यूक्रेनियन सिटी ऑफ पोक्रोस ऑर्डर्स इवैक्यूएशंस अहेड ऑफ रशियन असॉल्ट। शहर खाली होना शुरू हो गए। इशू देखें, इशू ये है कि ये जो गैम्बल है ना जी, ये एक टैक्टिकल सी नहीं होती चीज़, एक टैक्टिकल से छोटे लेवल पे, जो मैं कहता हूँ 7 से 8 बजे की खबरें, 7 से 8 बजे की खबरें, जो स्ट्रेटजी है ना, ये कुछ और है कि रीजन को, दुनिया को एक लार्जर पिक्चर में आप देखें। ये जब यानी पहले कभी, इस मैं छोटी सी बात करूँ, बहुत पहले जब ये कोई भी रियासत होती थी या कोई भी गांव होता था या मुल्क होता था, तो उसमें जो स्ट्रेटजी थी ना, स्ट्रेटजी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे, उसकी किताबें या वो स्ट्रेटजी के जो पेजेस होते थे, वो सिर्फ बहुत थोड़े से लोगों के पास होते थे रियासत में, ऊपर की सतह पे थोड़े से लोग, उनके पास वो पेपर्स रखे होते थे। सारी फौज को भी नहीं देते थे वो, सारी फौज को वो टेक्निकल इश्यूज बताते थे, ये करो, यूं करो, इधर छापा, ये वो सारे। शहरियों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पेपर्स ऊपर रखते थे, बहुत ज़्यादा इसको संभाल के रखते थे, और उसकी वजह ये कि वो कहते थे कि अगर ये शहरियों को ये स्ट्रेटजी के पेपर्स मिल गए या बाकी नीचे फौजियों को मिल गए तो बगावत हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी की जो स्ट्रेटजी है वो एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो संभाल के, छुपा के, और इसीलिए फिर वो जब हेटीज़ ने कब्ज़ा कर लिया फ्रेंच को पहली दफ़ा ये लैटिन अमेरिका में, तो उन्होंने सबसे पहले उन किताबों के कब्जे में किया। उनका नेपोलियन से लड़ने का तरीका यही है, सबसे पहले वो किताबें पढ़ो जल्दी जल्दी जिसमें वो स्ट्रेटजी की बुक्स हैं। उन्होंने वो जो डिफीट हुई, उन्होंने कहा नेपोलियन की स्ट्रेटजी पढ़ो, तो उन्होंने सबसे पहले वो किताबें पढ़ा के जल्दी से जनाब वो सीखा कि ये जो है ना, यहाँ पे नेपोलियन आ रहा है तो उसकी फ़ौजें आ रही हैं या आएंगी, तो यहाँ पर उनसे लड़ना कैसे है। फ्रेंच स्ट्रेटजी को समझने के लिए ये सबसे पहले उन्होंने वो किताबें दबोची थी। अब यह है कि ये इन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटजी समझने से पहले ज़ेलेंस्की ने एक छापामार कार्रवाई कर दी कि अंदर पहुंच गए। उसने कहा कि ये यहाँ से प्रेशर हटेगा, मैं अंदर जाता हूँ, और वो F-16 लेके और ये और वो सारा, वो पीछे जो ईस्टर्न यूक्रेन है, दोनबास का इलाका, किसी मरहले पे आप देखें पुतिन ने अपनी फ़ौजें यहाँ पे कर्स्क के इलाके में मूव नहीं की। उन्होंने कहा वो आ रहा है, आने दो भाई। कोई इसको ज़ेलेंस्की को सोचना नहीं चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो रशिया को तो तमाम मुल्क से रिजर्व फौज उसके मुकाबले में ज़मीन पे उतार देनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा आने दो, आगे आगे और आ जाए। ये कर्ज जो है ये दूसरी जंग अजीम का वही शहर है जहाँ पे ये पलटा हुआ था जंगों का, बड़ी बड़ी जो जनरल विंटर या उसको जनरल फ्रॉस्ट जो भी कहा जाए, या नेपोलियन वॉर्स में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ दाखिल होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना, लोग आते अपनी मर्जी से, जाते हमारी मर्जी से। तो आ तो गए, जाएंगे कैसे वापस, ये एक रौला है बहुत बड़ा। अब मसला ये है कि ये वहां पे हो गया वाकया। उसके साथ ही दो मुल्कों ने आज बड़े ऐलानात किए हैं। एक तो तुर्की की तरफ से ब्लूमबर्ग ने ये बहुत बड़ी खबर दी है कि तुर्की जो है वो बाकायदा, उसने ये हम ब्लूमबर्ग को 5th स्लाइड कि जो उसने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, 5th स्लाइड हम दिखाएं अगर, उसने जो है वो अक्टूबर में जो रशिया में समिट होने जा रही है उसमें टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए सरफहरिस्त है। यह पहला मुल्क होगा जो नेटो का मुल्क रुकन होगा और ब्रिक्स का मेंबर बनेगा। जो नेटो का मेंबर होगा और ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा, और ये अक्टूबर के अंदर रशिया में जो ब्रिक्स की समिट है उसमें टर्की एंटर होने जा रहा है। अच्छा, टर्की है, मतलब टर्की को आप मतलब समझेंगे एक बड़ी पावर है टर्की। सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, और एक मुल्क ऐसा है जो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन गया है। ब्रिक्स का अपना बैंक है ना, जो कि आगे जिसने ब्रिक्स की करेंसी डी डॉलराइजेशन ये सारा कुछ करना है, तो उनका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जिसको कहा जाता है। एनडीबी का मेंबर बन गया और वो है अल्जेरिया। अल्जेरिया जो है वो मेंबर बन गया है आज से जो है वो उनके नेशनल डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। और ये रॉयटर्स 9th स्लाइड। पहला मुल्क जो ब्रिक्स से बाहर था, और जिसको मेंबर बना लिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। देखिए, मुल्क इस वक्त मूव कर रहे हैं, रियासतें तेजी के साथ, फैसले बड़े फैसले हो रहे हैं ना, जो बस इसमें 8 से 9 और 9 से 10 और ये मिले उससे बात होगी तो उससे नहीं होगी, तो ये लगे रहे। ये इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, ठीक है, रियासत का नुकसान हो रहा है। और जो अल्जेरिया जो मेंबर बनने जा रहा है, ठीक है, और ये जो है ये राइटर्स को हमने दिखा दिया यहाँ पे, ऑथोराइज कर दिया अल्जेरिया को ज्वाइन करने। पहला मुल्क जो ब्रिक्स का मेंबर नहीं था लेकिन ब्रिक्स बैंक में शामिल होके, और जो के ब्रिक्स के ये जो मेंबर थे बाकी, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटाइन तो निकल गया था बीच में, लेकिन अब इसमें टर्की आ रहा है, तो बड़े मुल्क। और 30 मुल्कों की लाइन लगी हुई है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और थाईलैंड भी शायद आ जाए फॉरन, अभी जो इनिशियल एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन मामला यह है कि जो पहला मुल्क आ गया था इसमें, जिसने लोन भी ले लिया और इन्वेस्टमेंट भी कर ली, वो बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, उनके एनबीडी का मेंबर वो बन चुका है 2021 में। और ये जो बात है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पर जो है ये, अच्छा ये अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे दाएं बाएं हो रहा है सारा, ठीक है। अल्जेरिया, वो नॉर्थ अफ्रीका, वो कोना वेस्ट अफ्रीका कहा जाए जैसे भी अल्जेरिया, और यहाँ से आप टर्की को एंटर करा लें। उसके साथ ही जो एक अच्छा ये यानी हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगले महीने ब्रिक्स की एक्सपेंशन होने जा रही है, अक्टूबर में टर्की आ रहा है उसमें। और साथ ही ईस्ट जर्मनी की रियासतों का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, जिसमें प्रो रशियन, एंटी वेस्ट, एंटी नेटो और एंटी यूक्रेन पार्टियां जीत गई, ठीक है। एएफडी, और एक रियासत में एक पार्टी ऊपर है जो बाएं बाजू की है, दूसरी रियासत में जो दाएं बाजू की है, लेकिन दोनों वो हैं जो कि
मरकज़ के या मगरबी ये जो ओवरऑल यानी दोनों का मौक़िफ़ एक ही है, एक एक्सट्रीम राइट विंग है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है। तो यहाँ जो है यहाँ पे रौला पड़ा हुआ है अब कि भाई अब क्या करना है। और ये एक बड़ा सवाल है कि ये पूरे यूरोप के अंदर, अच्छा ये इमिग्रेंट्स के भी ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, इमिग्रेंट्स के भी ख़िलाफ़ हैं, और जो इनके सरबराह हैं जॉन बिजॉन हॉकी, अगर मैं सही तरह से पढ़ूँ तो ये कुछ अर्सा पहले इन पे मुकदमा कायम हो गया था कि इन्होंने वो हिटलर या नाजी जर्मन्स के इन्होंने नारे लगाए थे, ठीक है, तो वो जीत गए जनाब। अच्छा अब ये जो है ये गार्डियन इसके ऊपर जो तबसरा कर रहा है तशवीशनाक बात है पूरे यूरोप के लिए और पूरे मगरब के लिए। तो 11th आपको अंदाज़ा होगा ज़रा यूरोप का कि 11th स्लाइड में दिखाएं कि सक्सेस ऑफ फार राइट AFD शोज ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी आर ड्रिफ्टिंग फर्दर अपार्ट। जो बात मैं 4-5 दिनों से कह रहा हूं कि ये जर्मन इलेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए दें कि ये वो इलाका है जहां पे दरिस्तां है और जहां पे बर्लिन वॉल बनी है, और फिर वही उसी तरह से तकसीम हो गई है और बर्लिन वॉल गिरी। क्या कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी या कोल्ड वॉर की कंटिन्यूएशन है? ये बात हम करते रहे, काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं इसको। और फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है 10th स्लाइड में देखें कि विक्ट्री फॉर AFD रेजेस डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी का क्या होगा? अच्छा यहाँ क्योंकि देखिए ना वो ये जो पार्टी है इसको वहां पर AFD को टेररिस्ट पार्टी कहते रहे कुछ अर्से पहले, एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट, ये वो इलेक्शन जीत गए उनके बगैर जो। अच्छा अगले साल जर्मनी का इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उसमें क्या होगा? क्योंकि राइट विंग की जो वेव है ये तो पूरे यूरोप में है, और ये इस तरह से इतनी राइट विंगर्स हैं कि आप तो छोड़ देंगे किसी ब्राउन या ब्लैक को बर्दाश्त करें। ये वो हैं जो वेस्ट जर्मनी से भी, ये यूक्रेन से गोरों को भी अपने आप नहीं ज़्यादा बर्दाश्त करते, ठीक है, ये वो पार्टियां जीत गई हैं। तो ये इमिग्रेंट्स मुकम्मल तौर पे इमिग्रेशन को बिल्कुल बंद किया जाए। यहाँ तक है कि दूसरे इलाकों से भी यहाँ पर लोग क्यों आए, यानी जर्मनी के अंदर भी इनका यही है कि भाई यहाँ के रिसोर्स इस्तेमाल हो, और हमारी पॉलिसी भी अलग है, हम जो यूक्रेन के साथ हैं और हम जो पुतिन के साथ, यूक्रेन के खिलाफ हैं और पुतिन के साथ हैं। अब जो है ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसा क्राइसिस है, 3-4 इवेंट्स ऐसे हैं जो एक साथ हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर ये सीज फायर नहीं होता, मार्क माई वर्ड्स, ये अगर सीज फायर और जंग बंदी और कत्लेआम बंद नहीं होता, चाइना रशिया अंदर और दाखिल होंगे, यानी मशरिक़ वुस्ता। बिल्कुल ऐसे मैंने आपको बताया ना, जिन लोगों ने 2013-14 कवर किए हुए, उन्होंने कहा यार अभी जो है ना ये फ्री सीरियन आर्मी बन गई है। मैं एक खलीजी रियासत में उस वक्त मौजूद, तो एक 5 स्टार होटल में ऐसे ही दोस्त साहब खींच के ले गए, तो वहाँ पर एक वैसे वहाँ तो 5 स्टार होटल्स तो पता नहीं 7 स्टार होटल्स भी हैं, लेकिन 12, तो वहाँ पे अचानक सामने हटो बचो शुरू हो गया। तो एक साहब आ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारों से, मतलब 15-20 सिक्योरिटी, ये वो सारे। कौन है भाई? उन्होंने कहा ये सीरिया के अगले प्रेसिडेंट हैं, ये अगले हफ्ते जो है इन्होंने हलफ उठाना है, ये भी बशर अल असद तो मारा जाएगा ना 2-4 दिन में। तो ये मतलब है कि बिल्कुल मतलब डील डन, फ्री सीरियन आर्मी जीत चुकी है। मतलब बशर अल असद के होता है ना, फातिहा भी पढ़, बशर अल असद को बचा लिया रशिया ने। देखिए ना इशू पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई ना। अब वो जब उसके बाद आप देखें वैगनर, अफ्रीका, आगे पीछे, इशू ये है कि ये सीज फायर इज मस्ट। और ये जो और बाइडन का जो प्लान था प्रेसिडेंट बाइडन का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन मस्ट है ताकि ये एक्सकलेशन ना हो। अच्छा ये तो एक्सकलेशन ने होना है ना होना, एक और जगह आग लग गई है। अच्छा वो आग लगी हुई थी, वो चिंगारियां फिर शोले बन के जो है ना वो भड़क उठे हैं और एक हंगामा बपाया। वक्फा नहीं होते बाबत। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में मज़ीद कानून साजी मुतवक्किल है? मुमकिन है हो जाए, कोई बिल वगैरह मंजूर हो जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो मजमूई इस वक्त सूरत हाल है उसमें फाइनेंस यानी इकॉनमी और सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट जो बढ़ रहा है मुल्क में, वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। बाकी जो हैं वो सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो इररिलेवेंट है। अच्छा, पुतिन ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि हम किलोमीटर्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं,
यूक्रेन में किलोमीटर्स के हिसाब से। और जो एक बड़ा अलाव जो पक रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि देखें जो इससे कतई नज़र के आपस में क्या इख्तलाफात हैं या क्या सिलसिला है इंडिया का और चाइना का, लेकिन जो गुज़रा साल है उसमें इंडिया जो है वो सबसे बड़ा एक तिजारती पार्टनर चाइना का रहा है, ठीक है। और ये 111.8 बिलियन की ट्रेड हुई है चाइना और इंडिया के दरमियान। अब इशू ये है कि बहुत कुछ ऐसा है ना, स्मार्टफोन्स, बैटरीज, कोई चीज़ और बहुत सारी चीज़ें वो उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर सारी, तो वो जो है वो इनके दरमियान एक और अमेरिका से ज़्यादा हुई है। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जयशंकर, उन्होंने 1-2 रोज़ पहले ये कहा भी था कि हम बड़ी सख्त स्क्रूटनी करेंगे अपनी तिजारत के ऊपर, जो है वो जो भी हमारी तिजारत चाइना के साथ हो रही है। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट आया था 2 रोज़ पहले। आज जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने 19 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो इस चाइना और इंडिया की तिजारत के ऊपर बड़ा सख्त रिजर्वेशन अमेरिकन हुकाम का वॉशिंगटन पोस्ट में आया है। अच्छा, अब ये बात जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, कंप्लीट तिजारत अगर चाइना से इंडिया बंद कर दे तो चाइना की तरफ से बल्कि इस पर रिस्पॉन्स भी आया उनके ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस और स्क्रूटनी वगैरह हो रही है इसका नुकसान 33rd स्लाइड में दिखाएं, इंडिया ने जो स्क्रूटनी का फैसला किया है ये उसके अपने इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। लेकिन जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो कह रहा है कि इंडिया, दोबारा अगर देखें इसको, इंडियाज ग्रोइंग रिलायंस ऑफ चाइना पोजेस चैलेंज फॉर यूएस ट्रेड स्ट्रेटजी। अब मसला ये है कि यूएस कैसे ट्रेड करेगा, क्योंकि अगर हम वहाँ पे चीज़ें भेजेंगे तो वो टेक्नोलॉजी या बाकी ये पूरा जो मजमून है ये डिस्ट्रप्शंस और इसमें हम कैसे करेंगे, वो तो चाइना के पार्टनर हैं, वो चाइना से बंद करें तो फिर इधर हो ये हो सारा, तो वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन जो दूसरा इशू है, तो एक ये दबाव आ रहा है, दूसरा ये है कि जो मणिपुर है वो पिछले कई रोज से, मैं इसको 1-2 दिन अवॉइड किया, लेकिन आज मामला ज़्यादा ख़राब हो गया है पिछले 24 घंटों में। और मणिपुर जो है ये जहन में रखें कि ये वो 7 सिस्टर स्टेट में से एक स्टेट है और एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट का बहुत बड़ा बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है, आसाम के साथ भी लगता है, नागालैंड के साथ भी लगता है, ठीक है। और ये जो है इसका बॉर्डर जो है ये लगता है बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो इनका जो है वो मणिपुर का वो नागालैंड से और म्यांमार से, और मतलब म्यांमार के साथ जो है वो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 रियासतें जो हैं इनका म्यांमार से जो है वो लगता है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये वो मणिपुर है जो बांग्लादेश के मगरिब में है, बांग्लादेश के मशरिक में है, यानी बांग्लादेश के मगरिब में तो मगरबी बंगाल है और बांग्लादेश के मशरिक में मणिपुर है। ये देखें, ये जो ज्योग्राफी है ना ये बड़ी अजीब है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि ये ऐसा लगता है जब बांग्लादेश अंदर है, यानी भारत की जो ज़मीन, जो आप देखें ना कैसे अंदर गया हुआ है, बांग्लादेश अंदर है एक्चुअली भारत के, ठीक है ना, वो अंदर पूरा मुल्क अंदर है। अगर आप इसको नक्शे पे देखें ना तो आपको लगेगा कि बांग्लादेश तो असल में अंदर है भारत के, ये नहीं कि दाएं बाएं उसके पड़ोसी हैं, वो अंदर भारत के अंदर है। अब आप देखें कि मगरबी बंगाल एक तरफ है और मणिपुर दूसरी तरफ है, ठीक है। इधर वो आप छोड़ दें कि जो इशू बने हुए हैं, लेकिन जो मणिपुर है उसके हंगामे ये सिग्निफिकेंस हो गए, सिग्निफिकेंट इसलिए हो गए कि कुछ कहे बगैर, सबसे पहले तो द हिंदू 23वीं स्लाइड, मतलब उनकी सिर्फ न्यूज़ को कोट करके फिर उसको देखते हैं कि वहाँ पर असल और ग्राउंड पे जो हो रहा है, वो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि जो वहाँ से खबरें वहाँ से आ रही हैं, जो बात की है लोगों से जिनसे, वो तो इसको बहुत। बीजेपी लीडर्स हाउस टॉच्ड इन फ्रेश अनरेस्ट इन मणिपुर, और आग लगा दी मुजाहिरीन ने, किसने? कुकीज़ ने और जू ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? टू पुश फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद एनडीटीवी
24वीं स्लाइड, एवरी पीस रैली इज वायलेंस डे फॉर कुकीज। ये उनके जो मणिपुर के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका जो घर है वो तीसरी दफा जला दिए, उसको आग लगा दी है, तीसरी दफा, थर्ड टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद जो असल संगीन मामला है वो ये है कि मणिपुर में जो ये जो सेपरेटिस्ट कुकी लैंड या जो भी वहाँ पे लैंड जो भी मूवमेंट चल रही है, उन्होंने ड्रोन्स यूज़ किए हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं। अच्छा, ये दो बदो लड़ाई, मतलब है कि प्रॉपर, यानी आप समझे ना कि एक ड्रोन्स के साथ उन्होंने अटैक किया है। और यहाँ पे मैं 25th स्लाइड कोट करूँ, मणिपुर वायलेंस में सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स लॉन्च ड्रोन अटैक्स इन कोतरा के एरिया, वुमेन एंड वॉलंटियर किल्ड, और बहुत से जख्मी हुए। और हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि क्राइसिस वर्सन, 26वीं स्लाइड, फर्स्ट एवर ड्रोन अटैक, पुलिस सस्पेक्ट प्रोज विद टेक्निकल सपोर्ट। और 2 लोग मारे गए हैं कुकी, ये फिर एनडीटीवी 27 इंजर्ड एज सस्पेक्टेड कुकी यहाँ पे। और फिर उनके जो एमपी हैं बिमोल एकरुजम, उन्होंने 28वीं स्लाइड, अगर मैं इम्फाल वहाँ का, यानी आप समझें कि कैपिटल है मणिपुर का, तो दिस इज़ नो यूक्रेन, दिस इज़ मणिपुर। यानी वहाँ पर सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि उसके नतीजे में जो है वो कह रहे हैं कि ये यूक्रेन नहीं है, ये मणिपुर है। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ बता दूं, मेतीस की अक्सरियत है, वो सेपरेटिस्ट चाहते हैं यहाँ पे किंगडम एक बनी रही है माजी में वो। लेकिन इशू ये है कि इसको आप मिला के पढ़ें उन इवेंट्स के साथ जो कि बांग्लादेश, अच्छा मुकम्मल पोरस बॉर्डर है। अब ये भूल जाएं कि जो मणिपुर में हो रहा है वो नागालैंड में नहीं होगा, जो नागालैंड में हो रहा है वो। और हमें यहाँ पर इशू ये है कि ये चूँकि एक रीजनल जियोपॉलिटिकल वाक़यात हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को आप छोड़ दें। मैं अभी कश्मीर को भी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं कश्मीर को भी डिस्कस नहीं कर रहा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर भी सूरत हाल ठीक नहीं है। जो मशरिकी पंजाब है वहाँ पर भी सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन वो अभी विदाउट गोइंग इन इंटरनल पॉलिटिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि मणिपुर की जियोपॉलिटिकल वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने ड्रोन अटैक्स करके वो घरों को आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं, और मुकम्मल म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर है, ये वो इलाका है जहाँ पे, और ये जो है ये ज़ाहिर है कि क्रिश्चियंस और बाकी साथ उन इलाकों में, ये पहले भी मैं इनकी जो डेमोग्राफिक्स हैं उनकी बात कर चुका हूँ। तो ये तेज़ी के साथ इरप्ट हो गया है मणिपुर, ये फ़ौरन बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज हुआ है, मणिपुर के अंदर सेपरेट अब रियासत चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये है कि जी ये तो हसीना वाजिद और ये मोदी सरकार, इनकी ग्रिप ख़त्म हुई है बांग्लादेश से, तो वो तो इधर मतलब अब एक खुल के पूरा इलाका है ना, वो कहते हैं अब तो इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया है ईस्ट के ऊपर। ये जो है, मैं फिर बता रहा हूँ कि मणिपुर बांग्लादेश के मशरिक में है, यानी जब आप लुक ईस्ट करेंगे ना, अगर यानी बांग्लादेश से लुक ईस्ट करेंगे तो वहाँ मणिपुर होगा, ठीक है ना। और ये देखें ना, ये यानी बांग्लादेश में बैठ के आप अगर लुक ईस्ट बनाएंगे ना तो असल में मणिपुर वहां होगा, और मिजोरम भी वहीं होगा, और नागालैंड भी वहीं होगा, और आसाम का बड़ा हिस्सा भी वहीं होगा, और ये मलयाला का बहुत हिस्सा भी वहीं होगा। यानी बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी है। तो असल में वो बांग्लादेश की लुक ईस्ट पॉलिसी है, अब वो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं है। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी में तो बांग्लादेश आ गया, वो उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी है। उधर जो है ये हंगामे हो रहे हैं, और एक सेपरेट है। तो अगर आपने वहां जाना है, वहां पर पहुंचना है, तो या तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाएंगे या बांग्लादेश से कैसे जाएंगे? अब बांग्लादेश से कैसे जाएंगे? तो या तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाएंगे, और ये अगर हंगामे बढ़ गए तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या चिकन नेक कुकर की क्या मैं कहूं, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, कुकर की गर्दन ही बनेगा ना, क्या बनेगा। अच्छा, इशू ये है कि इसमें खुदारा जो मोदी सरकार से गुजारिश थी कि हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, ये मेरा ख्याल है 2-4 साल तो हो गए हैं, अब तो ये ऐसे रट्टे गए हैं ना, ये चिकन नेक और सारी बातें, अब तो कुछ कहना भी लगता है हमारी कोई बात ना इधर सुनता है, ना उधर सुनता है, ना उधर सुनता है हमारी बातें नहीं सुन रहा। हम कह रहे हैं भाई, ये पाकिस्तान से मसाइल आपके काम है, आप यहाँ एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, जिसको मुशाहिद साहब ने डायलॉग ऑफ द डेफ कह दिया। अच्छा, डायलॉग ऑफ डेफ भी अजीब है,
यानी दो लोग जो हैं एक दूसरे से गूंगे बातें कर रहे हैं, तो वो फिर बातें क्यों कर रहे हैं, वो हाथ से बाहर। एनीवे वो शायद सबसे पूछेंगे कि वो कैसे डायलॉग कर सकते हैं दो टाइप। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ जो इश्यूज खड़े हो गए हैं इस वक्त, अब इनको आप ज़रा, मैंने आपसे बात की ना कि ये बांग्लादेश का लुक ईस्ट है और ये बांग्लादेश का एक्ट ईस्ट है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये बड़ा क्राइसिस है, ये बड़ा क्राइसिस जन्म ले रहा है। और अगर इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और जयशंकर ने मतलब एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो उधर जो हालात हैं उनसे तो डायलॉग करें, उधर तो देखें, ये मामला हाथ से निकल जाएंगे। हम तो देखिए बात कर सकते हैं, पहले भी ने बात की थी कि सिक्योरिटी का इशू है तो उसको डायलॉग वायलॉग से करें। उस वक्त ही बांग्लादेश नहीं हुआ था, देखिए मणिपुर में पहले हंगामे हो रहे थे, उससे पहले हसीना फरार नहीं, तो जुमला बड़ा अजीब सा हो जाएगा, उससे पहले हसीना वाजिद वहीं थी। अच्छा, तो इशू ये है कि वो अब तो बांग्लादेश में चेंज आ गया है, तो बांग्लादेश के चेंज के बाद अब बांग्लादेश के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये रियासतें क्या बांग्लादेश के साथ या एक अलहदा रियासत के साथ, मैंने कहा मैप मैटर कर रहा है। अगर ये किसी और रियासत में होता तो मैं ये बात नहीं करता। ये चूंकि बांग्लादेश के एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है या लुक ईस्ट का है सारा सिलसिला, तो ये अब कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि वहाँ पर जो इवेंट्स हैं, ड्रोन अटैक्स और हमले और असलहा पोरस बॉर्डर्स हैं, नागालैंड पे साथी असर पड़ेगा, मिजोरम पे पड़ेगा, नागाज अपनी जगह पे मौजूद हैं, खड़े हैं पहले भी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो रीजन में इवेंट्स हो रहे हैं, और मैंने आपसे कहा बाकी जगह पर भी बहुत से मामला ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं इस वक्त उन पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो वहाँ पर कत्ल व गारत हो रही है उसको एकदम से, जिसमें तेज़ी आ गई है, उसको ये रोकें, वरना जो मामलात हैं वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे और ये एक नया जियो पॉलिटिकल क्राइसिस